कैसे हो दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉटनी के पहला चैप्टर जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो जब हम लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म या इनके अंदर होने वाले लिविंग प्रोसेस, इन सभी चीज़ों की स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी कहलाएगा। बायोलॉजी का एक और डेफिनेशन हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, डैट इज़ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। हाँ, अब सर यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें वेरी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ आइडेंटिफाइड है, यानी कि 17 से 18 लाख स्पीसीज़। ओके, अब ये जो बायोलॉजी है इनके फादर कौन है? एरिस्टोटल है। ठीक है। अच्छा, अब बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस को पढ़ते या फिर समझते हैं। तो इन प्रोसेस को पढ़ने और समझने के लिए हम फिज़िको केमिकल अप्रोच अपनाते हैं। इस अप्रोच के ज़रिए हम ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूलर टर्म्स में जा कर के उनके वेरियस प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो ये जो मेथड है ना इस तरह से पढ़ने का, इसको हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है। अब बायोलॉजी का ब्रांच देख लेता हूँ। दो ब्रांच होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी जिनमें कि हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और इसके फादर कौन है? एरिस्टोटल। सॉरी, इसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। जूलॉजी इस जिसमें कि हम जू या फिर एनिमल्स की स्टडी करते हैं, इसके फादर कौन है? एरिस्टोटल। इवन एरिस्टोटल मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के भी फादर हैं। ठीक है। अब यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होने वाला है जो कि है सेल। ठीक है। तो सेल क्या होता है? तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है ना, डैट इज़ टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम, ये सेल्स के ही बने होते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो ह्यूमंस होते हैं ना उनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होता है। सर अब इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कुछ भी फंक्शन हो रहा होता है, जो कुछ भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो सेल्स के अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, और इसको लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल है तो लाइफ होगा ही। मतलब सेल से छोटा कुछ भी है ना तो वो लाइफ नहीं कहलाएगा, है ना। मतलब कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज़ नॉट लिविंग। इसीलिए कहा जाता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट वाली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट हुई थी 1950s में, उसके बाद ही सेल की जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, जैसे कि राइबोसोम हो गया, है ना, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, तो इनके बारे में पता चला था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवर के बाद। अच्छा, यहाँ पे अब सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। सेल की डिस्कवरी में सबसे पहला जो रोल है साइंटिस्ट का, वो कौन सा साइंटिस्ट था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में ओक प्लांट्स के कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, जो कि एक डेड सेल है। अच्छा, तो इसे ऑब्जर्व किया ना तो इन्हें इसमें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, यानी कि इम्प्टी कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे। तो इस इम्प्टी कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल्यूला नाम दिया। और ये जो सेल्यूला है ना वर्ड, इसका डिस्कस इन्हीं की लिखी हुई किताब माइक्रोग्राफिया में देखने को मिलती है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे क्या बताया? इसने यहाँ पे सेल वॉल को देखा था, जो कि एक डेड स्ट्रक्चर है भाई, है ना, क्योंकि डेड सेल में हमें सेल वॉल ही देखने को मिल सकता है। और जो सेल टर्म है वो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसके 9 साल बाद यानी कि 1674 में एंट्री होती है किसकी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक की। ठीक है। इसने पहली बार लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था, जो कि एक मोटाइल सेल होता है। और इस मोटाइल सेल को इन्होंने नाम दे दिया था क्या? एनिमल क्यूल्स, क्योंकि ये एनिमल की तरह ही चलते फिरते थे। वेरी गुड।
एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जो कि है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवर की थी, जिसे कि हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे सेल के नंबर के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है। अच्छा, एग्जाम्पल किंगडम मोनेरा में आ गया, किंगडम मोनेरा में आ गया क्या, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह। किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। अच्छा, किंगडम फंजाई में एक का आपका एग्जाम्पल है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। किंगडम प्लांटी में भी एक एग्जाम्पल है ये क्लेमाइडोमोनस, ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। ओके, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये इंडिपेंडेंटली लिविंग स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं जो इनके लिए इसेंशियल है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। एग्जाम्पल किंगडम फंगस है ना, प्लांटी, एनिमलिया, इन सभी में देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यहाँ हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्ट का महत्वपूर्ण रोल था, एक है स्क्लीडेन और एक है स्वान। स्क्लीडेन जो कि जर्मन बोटनिस्ट था, इन्होंने 1838 में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की स्टडी की और कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स के बने होते हैं जो कि प्लांट की टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो स्वान भाई साहब थे, ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट था। इन्होंने 1839 में, मतलब कि 1 साल बाद, इन्होंने क्या किया कि एनिमल सेल्स के ऊपर रिसर्च किया। तो इन्हें ऑब्ज़र्व हुआ कि एनिमल सेल के ऊपर ना एक पतली सी थीन लेयर होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो इसने बाद में प्लांट सेल के ऊपर भी रिसर्च किया, तो इन्हें पता चला कि प्लांट सेल के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और लेयर है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। ठीक है। तो इन्होंने अकेले ही, स्वान भाई साहब ने अकेले हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, लेकिन इस हाइपोथेसिस को थ्योरी में बदलना था प्रूफ करके, जो कि इसके अकेले की बस की बात नहीं थी। तो दोनों ने मिल करके, स्क्लीडेन और स्वान दोनों ने मिलकर इस हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट किया। और क्या इन्होंने बताया इस थ्योरी में कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लेकिन इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि इसमें ये नहीं बताया गया था कि ये जो नए सेल्स हैं वो बनते कहाँ से हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है एक नए साइंटिस्ट की, एंटोन वॉन लीवेनहुक, 1855 में, 1855। ओके, तो इन्होंने क्या बताया था लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला इज सेलुला, मतलब जितने भी नए सेल्स हैं ना, वो पुराने सेल्स के डिवीज़न से ही बनते हैं। ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट कही गई थी सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी है, जो कि है वायरस, क्योंकि वायरस अपने आप में कोई सेल है ही नहीं। ठीक है, सेल थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। तो प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल क्या होता है, ऑनियन पील सेल। टिपिकल एनिमल सेल क्या है, तो ये ह्यूमन चिक सेल। ओके। अब प्लांट सेल में ना आपको सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलते हैं, जो कि 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को 90% वॉल्यूम, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एनिमल सेल में ये सेंट्रल वैक्यूल नहीं होते हैं, वैक्यूल होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है ये। अच्छा, एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ओके, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे
जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि यूकैरियोट्स में क्या क्या होता है। तो ये है आपका सबसे बाहर वाली जो लेयर है सेल वॉल, ये डेड स्ट्रक्चर होता है और ये रिजिड होता है, ठीक है। इसके अंदर वाला जो लेयर है डैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल और सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं और ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। मतलब कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा जो कि सेमी फ्लूइड होते हैं और ये भी यूनिवर्सल होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो कि सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ये मेन एरिना है सेल्यूलर एक्टिविटी की। मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना वो यहीं पे होते हैं साइटोप्लाज्म में ही। इसके वजह से ही सेल लिविंग स्टेट में रह पाता है। ओके, इस साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जो कि वेल डिफाइन होता है। मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर भी होता है। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है सर, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखाई देंगे। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। वेरी गुड। इस क्रोमोसोम में ही डीएनए पैक होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को बांट रहे हैं किसके बेसिस पे, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं सबसे पहले कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव और न्यूक्लियस, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो क्या हो गया यहाँ से, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अच्छा, और यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब ट्रू, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वलप अब्सेंट होते हैं। मतलब नेकेड डीएनए यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाँ। और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट होते हैं। वेरी गुड। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सर यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वलप प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज़ है जो कि है राइबोसोम। ये यूनिवर्सल होता है और ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स की बात करें या यूकैरियोट्स की बात करें, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में 20S राइबोसोम होता है, 2 सब यूनिट 50S एंड 30S। यूकैरियोट्स में भी एक सेकेंड, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है ना वो 20S का होता है, 2 सब यूनिट 50S एंड 30S। यूकैरियोट्स में राइबोसोम दोनों तरह के होते हैं, 20S और 80S दोनों। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो 80S में होते हैं 2 सब यूनिट 60S एंड 40S। और अगर क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसमें 20S राइबोसोम होते हैं, 2 सब यूनिट 50S एंड 30S, ठीक है। क्या कुछ और ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोट्स में होते हैं और वो मेम्ब्रेन लेस हैं? जी बिल्कुल है, और वो है सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल सेल में ही आपको देखने को मिलेगा। ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस देखिए। अब इसके बारे में सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे सेल को देखता हूँ कि सर जो सेल होता है ना ये वेरी करता है शेप और साइजेस के बेसिस पे, और जो सेल का शेप है ये इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देख ले कि लेंथ ये होता है और साइज कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि यहाँ पे काम आने वाला है। ये देखो, माइकोप्लाज्मा की लेंथ की बात की जाए, माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह का माइकोप्लाज्मा ही है। तो प्लूरो का जो साइज़ है ना ये 0.1 माइक्रोमीटर होगा। टिपिकल बैक्टीरिया का जो लेंथ है 3 to 5 माइक्रोमीटर। साइज़ की बात करें तो 1 to 2 माइक्रोमीटर। टिपिकल यूकैरियोट्स की बात करें तो ये 10 टाइम्स ग्रेटर देन बैक्टीरिया, मतलब कि 10 to 20 माइक्रोमीटर ही होगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का शेप देखा जाए तो सर ये अमीबॉइड यानी कि इर्रेगुलर शेप में होते हैं। आरबीसी का शेप देखा जाए तो राउंड और बाई कनकेव, मतलब कि दोनों तरफ से
दोनों तरफ से ये धंसे होते हैं अंदर की तरफ, है ना। तो बाई कनकेव, डायमीटर 7 माइक्रोमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ओके, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की मैं बात करूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट। तो लार्जेस्ट जो है वो ऑस्ट्रिच एग होगा। लॉन्गेस्ट की बात करें जो कि हमारे में ही होते हैं, एंड दैट इज़ क्या, नर्व सेल, जो कि लॉन्गेस्ट और ब्रांच्ड होते हैं। ट्रैकीड, ट्रैकीड जो है ये प्लांट्स का जाइलम, हाँ जाइलम ना, हाँ जाइलम टिश्यू का एक सेल है ना। जाइलम टिश्यू का ही एक पार्ट का सेल है, एक तरह का सेल है ये। जाइलम टिश्यू में 4 तरह के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? जाइलम टिश्यू में 4 तरह के सेल कौन कौन से पाए जाते हैं? कौन कौन से? ये, हाँ, ट्रैकिड, वेजल, पैरेनकाइमा एंड फाइबर्स। इनमें से जो ट्रैकिड है इसकी बात की जा रही है। तो ट्रैकिड जो है ये इलोंगेटेड होता है, बस इसका शेप ही यहाँ पे देखना है। अच्छा, मेसोफिल सेल ये प्लांट्स के लीफ में पाए जाते हैं। इसी की पेरिफेरी पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे शेप देखना है मेसोफिल सेल का, जो कि राउंड और ओवल यानी कि अंडाकार, अंडा के शेप में होते हैं। ओके, कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल की बात करें तो सर ये लॉन्ग और सिलेंडर या फिर नैरो कह सकते हैं, ये ऐसा होता है। न्यूक्लियस बेस पे होते हैं यानी कि बेसल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, कि सर ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं, यानी कि नेकेड डीएनए होता है। एक और चीज़ कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, बाकी सब जो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, ये सब के सब यूकैरियोट्स होते हैं किंगडम मोनेरा को छोड़कर, ठीक है। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आ गया, फेमस बैक्टीरिया का नाम ले ली जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आज हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, है ना। अच्छा, सियान का मतलब क्या होता है? ब्लू होता है। पहले इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे क्योंकि इसमें ब्लू कलर का पिगमेंट था। नाम भूल जाओ तो याद रखना, कौन सा ब्लू कलर का पिगमेंट? फाइकोसाइनिन, है ना। सियान का मतलब ब्लू होता है, और ग्रीन इसलिए कहते थे क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता था, डैट इज़ क्लोरोफिल। अच्छा, इसके अलावा सर माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ये देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं और, तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स सर। और ये बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करते हैं। जैसे कि ई कोलाई की बात करें तो ये 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। ह्यूमन चिक सेल की बात करें तो ये 24 आवर लगा देता है डिवाइड करने में, ठीक है। एक और फीचर है कि सर ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, लेकिन इसका शेप और साइज वेरी कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। 4 कॉमन शेप आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स का। सबसे पहला कोकस यानी कि स्फेरिकल। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक कोकस होगा तो उसको मोनोकोकस कहेंगे, 2 कोकस डिप्लोकोकस, 3 कोकस रहे तो ट्रिप्लोकोकस, कोकस की एक चैन है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर फाइल है तो स्टेफाइलोकोकस। दूसरा शेप आपका देखने को मिलेगा बैसिलस यानी कि रॉड लाइक, ठीक है। इनमें आपको इंडोस्पोर दिखाई देंगे जो कि कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना होता है। यह रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोबैसिलस एंड बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, ठीक है। तीसरा शेप आपका कॉमा शेप, विब्रियो, है ना, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप, एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी। और चौथा शेप आपको है आपका क्या? स्पाइरिला यानी कि स्प्रिंग शेप का, एग्जाम्पल स्पाइरिलम माइनस। वेरी गुड। मैं यहाँ पे जनरल ओवरव्यू देख लेता हूँ प्रोकैरियोट्स का, यहीं से सब कुछ एकदम कंप्लीट कर लेना है। तो देखो, सबसे पहले आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे ये सेल वॉल, जो कि डेड स्ट्रक्चर है, और ये रिजिड होते हैं। सर रिजिड होने से क्या फ़ायदा? रिजिड होने से क्या होता है कि ये जो है ना,
सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, और तो ये सेल को ना स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलेप्सिंग से बचाया जा सके। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में ये सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, इसीलिए माइकोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं ये, है ना, अलग अलग शेप अपीयर होते हैं। इसीलिए हम इसको जोकर कहते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि पहले ये प्लांट किंगडम में ही रखा गया था। ओके, सेल वॉल के बारे में एक चीज़ और कि सर 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन का बना होता है, और यू बैक्टीरिया का सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन का बना होता है, और यू बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। वेरी गुड, सेल वॉल के बारे में बात कर लिया हमने। इसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सबसे पहले मैं फ्लेक्सिबल के बारे में बात करता हूँ। फ्लेक्सिबल होने से ही इनमें इनफोल्डिंग और आउटफोल्डिंग देखने को मिलती है, मतलब कि ये सेल के अंदर की तरफ भी एक्सटेंड हो जाते हैं और सेल के बाहर की तरफ भी एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। जब ये इनफोल्डिंग इनमें देखने को मिलती है तो मेसोसोम और क्रोमेटोफोर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। जब ये आउटफोल्ड होते हैं तो फ्लेजिला बनाता है। एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को बात करते हैं। सबसे पहले मेसोसोम ये जो मेसोसोम है ये सर टिब्यूल, वेजाइकल और लेमिला इस 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। टिब्यूल का क्या फंक्शन है, यहाँ पे देख भाई, किधर है, हाँ किधर है यार, ये टिब्यूल का क्या फंक्शन है, तो डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। क्या है कि डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंड में होते हैं, तो एक स्ट्रैंड एक टिब्यूल से कनेक्ट है और एक और टिब्यूल दूसरे स्ट्रैंड से कनेक्ट है। तो जब दोनों टिब्यूल सेपरेट होंगे तो ये दोनों डीएनए जो है ना सिंगल स्ट्रैंड का है, एक एक स्ट्रैंड ये भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, तो डीएनए सेपरेशन इसके वजह से हुआ, टिब्यूल की वजह से हुआ। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेप्लिकेट कर जाएंगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी टिब्यूल का ही काम आया। वेजाइकल की बात करें तो ये सिक्रीशन में काम आता है और सेल वॉल के फॉर्मेशन में काम आता है। तीसरा आपका है ये लेमिला, जो कि इंजाइमेटिक कंटेंट को कंटेन करता है। सर ये क्या करता है, इस इंजाइमेटिक कंटेंट से रेस्पिरेशन करता है ताकि एटीपी बनाया जा सके। ओके, मेसोसोम की बात हो गई। क्रोमेटोफोर भी एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर ही है। ये अलग अलग कलर के पिगमेंट्स को कंटेन करता है। पिगमेंट का काम होता है लाइट को ट्रैप करना, मतलब किस लिए, तो सर फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो मतलब कि क्रोमेटोफोर उन्हीं बैक्टीरिया में होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, एंड दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी टिब्यूलर स्ट्रक्चर है ना, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने मेसोसोम और क्रोमेटोफोर के बारे में बात कर लिया। अब है फ्लेजिला जो कि सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना होता है। एक और बात कही जाती है एनसीईआरटी में कि ये सेल वॉल से एक्सटेंड होकर के बना होता है ना। और क्या कह सकते हैं, और इनमें हाँ, ये जो फ्लेजिला है ये फ्लेजलिन प्रोटीन के बने होते हैं जो कि एक सिंपल प्रोटीन है। ओके, और क्या कह सकते हैं इसमें, तो ये जो फ्लेजिला है वो 2 बातें तो कह दी उन्होंने। अच्छा, तीसरी बात है, हाँ ये फ्लेजिला जो है ये एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, तो उन्हीं बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा जो कि मोटाइल है। ओके, और चौथी बात जो कि ये है कि ये फ्लेजिला थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनमें कि आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। लॉन्गेस्ट पार्ट जो कि फिलामेंट है, और बेस पे बेसल बॉडी होती है, और दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है हुक। ओके, फ्लेजिला एक सरफेस स्ट्रक्चर है। क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है फ्लेजिला, है ना। इसके अलावा भी कई सारे सरफेस स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि पिलाई, फिम्ब्रे, इन दोनों के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले पिलाई के बारे में देख लेते हैं। तो पिलाई जो है ना, ये क्या होता है, ये पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोटीन है।
अच्छा, और ये ट्यूब्यूलर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का होता है ना। ये करता क्या है सर, तो देख, एक है एफ नेगेटिव बैक्टीरिया और एक है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो एफ पॉजिटिव, अब्सेंट है तो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के बीच में पिलाई बन जाता है, और इस पिलाई के हेल्प से ही एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो डीएनए है ना, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड इसमें आ जाता है। मतलब कि जो पिलाई है इसका फंक्शन ये है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसपोर्ट करना। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन प्रोसेस के बाद दोनों बैक्टीरिया जो है वो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बन जाता है। ठीक है। फिम्ब्रे की बात करें तो ये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, सरफेस पे, बैक्टीरिया के सरफेस पे चारों तरफ फैले होते हैं, और ये फिम्ब्रिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये करता क्या है, तो एनकरेजमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को चिपकाता है, ग्रिप प्रोवाइड करता है। ओके, होस्ट इम्यून सिस्टम से या फिर रॉक से, है ना। ये दोनों पिलाई और फिम्ब्रे, ये दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस बात को याद रखना। तो मैंने यहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब मैं बात करूँगा इस डीएनए की। तो सॉरी उससे पहले मैं देख लेता हूँ ये साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म जो कि सेमी फ्लूइड यहाँ पे भी होते हैं, जो कि मैंने बताया था कि सर ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। मतलब कि ये भी यूनिवर्सल होता है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल होते हैं। सर ये नहीं बताया कि फ्लेक्सिबल तो होते हैं, ये तो बता दिया। सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, इसके बारे में आप बताओ, आगे बताएंगे, है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो डीएनए है ना प्रोकैरियोट्स में, ये वेल डिफाइंड डीएनए नहीं होती है। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए तो है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहेंगे या जीनोमिक डीएनए, मेन क्रोमोसोम, जो कहना क्या हो। ये जो डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट PO4 3-। ओके, और इस पे अटैच होता है क्या, पॉली एमीन प्रोटीन। एमीन मतलब अमोनिया इसमें आ रहा है, यानी कि NH3+ जो कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अटैच तो होगा। किस लिए अटैच होता है ये, तो स्टेबलाइज़र के लिए, है ना, डीएनए को स्टेबलाइज करता है। ये कोई हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है जो कि बाइंड करने में हेल्प करता है, ये केवल स्टेबलाइज़र में हेल्प करता है। वेरी गुड, ये न्यूक्लियोइड के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा डीएनए होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, है ना। ये स्मॉल होते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, ऐसे ये तो नहीं बताया था ना इसमें कि ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होती है, ये न्यूक्लियोइड। अच्छा, ये यहाँ पे देख लेना है ना, ये जो प्लाज्मिड है ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं। इस प्लाज्मिड के बारे में कुछ बताओ। पहला चीज़ कि प्लाज्मिड जो है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाते हैं। इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या है कि हम इंसुलिन बना पाएंगे, है ना। क्या करते हैं कि बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं, फिर इस प्लाज्मिड में इंसुलिन जीन को पेस्ट करते हैं, फिर बैक्टीरिया में वापस डाल देते हैं। अच्छा, जब ये रेप्लिकेट करता है तो इंसुलिन का फॉर्म हो जाता है, फिर मैं इंसुलिन को बाहर निकाल लेता हूँ, फ़ायदा हो जाता है भाई मेरे को। अच्छा, एक और फीचर ये है प्लाज्मिड का कि ये जो है फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो कि दिखाई दे, है ना, दिखाई देने वाला कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। कैसे पता, तो जब मैं बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक डालता हूँ तो ये प्लाज्मिड में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से क्लोज कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ताकि एंटीबायोटिक अंदर आ ही ना सके, है ना, ताकि ये जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर जाए। तो ये एक तरह से फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करती है, मतलब दिखाई देने वाली कैरेक्टर, है ना, दिखाई देने वाली कैरेक्टर। हाँ, एंटीबायोटिक को डाला फिर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाया, दिखाई दे रहा है ना भाई कि बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। अच्छा, और कुछ प्लाज्मिड के बारे में बात कर लिया आपने।
यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी बचा हुआ है और राइबोसोम। इंक्लूजन बॉडी सर ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना। ये अलग अलग मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करता है और ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपको फॉस्फेट ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा जो कि फॉस्फेट स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो कि ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे, है ना। और एक होता है पिगमेंट्स को स्टोर करने वाले ग्रेन्यूल जिसे हम कहते हैं साइनोफिशियन ग्रेन्यूल। अच्छा, एक है आपका गैस वैक्यूल एक तरह का ग्रेन्यूल ही है। वैक्यूल नाम सुन करके इसको वैक्यूल मत मानना, गैस वैक्यूल नाम है भाई, है ना। ये एक तरह का गैस बबल है जो कि बैक्टीरिया को बॉयंसी में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है। तो ये किन में पाया जाएगा, जो बैक्टीरिया तैरेगा, जैसे कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, है कि नहीं। अच्छा, इंक्लूजन बॉडी के बाद हम बात करते हैं राइबोसोम जैसा कि मैंने बताया था कि सर ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स हैं और ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स हैं और इसे पैलेट पार्टिकल कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसे जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था 1953 में। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर के बाद। ये बहुत ही टीनी डेंस ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है ये। इसका साइज 15 से 20 नैनोमीटर के बीच में आता है। इसे प्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। कैसे, तो डीएनए जो कि एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम आकर के बैठते हैं तो एक चैन बन जाता है जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ओके, फिर ये एमिनो एसिड के हेल्प से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है ना। फिर यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि सर यहाँ वहाँ पे जो हमने देखा था कि 70S क्या होता है, इसके दो सब यूनिट 50S एंड 30S। 80S क्या होता है, इसके दो सब यूनिट 60S एंड 40S। देखो एस जो कि स्वेडबर्ग यूनिट होता है, यानी कि ये सेडिमेंटेशन स्वेडबर्ग यूनिट होता है जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है ना। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, तो ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ना, ये इनडायरेक्टली ये मेज़र करता है डेंसिटी को, वेट को वेट को नहीं, डेंसिटी या फिर साइज को इनडायरेक्टली मेज़र कर रहा होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मतलब कि अगर आप 50S राइबोसोम को डालोगे तो 50S लेवल तक जाएगा, 30S राइबोसोम को डालोगे तो 30S लेवल तक जाएगा। लेकिन जब दोनों को डालोगे ना तो ये 30S और 50S जाएगा कहाँ पे, 70S लेवल तक जाएगा। उसी तरह से अगर आप ये 60S राइबोसोम को डालोगे तो 60S लेवल तक जाएगा, 40S राइबोसोम को डालोगे तो 40S लेवल तक जाएगा। लेकिन जब दोनों को एक साथ डालोगे तो ये 80S लेवल तक जाएगा, है ना। तो ये जो एस है स्वेडबर्ग यूनिट, साइंटिस्ट के नाम पे इसका पड़ गया नाम स्वेडबर्ग, है ना यूनिट। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है, मतलब कि ये साइज और डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेज़र कर रहा होता है, ठीक है। अगर वेट को मेज़र कर रहा होता तो ऐड करने पे आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि ये डेंसिटी और साइज़ को मेज़र करने पे आ रहा है। सब कुछ तो देख ही लिया आपने। अच्छा, वो सिलेक्टिवली परमेबल की वजह से तो आपने बताया नहीं कि सर सिलेक्टिवली परमेबल की वजह से क्या होता है। तो देख, ये सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल भी होते हैं। इससे क्या होता है ये कि ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास होने देते हैं, है ना। मतलब कि आउटसाइड वर्ल्ड से यही इंटरेक्ट करता है, ओके। सेल इन्वलप के बारे में ये देखना है यहाँ पे कि सर मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स, पार्टिकुलरली अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो सेल इन्वलप केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये टाइटली बाउंड होते हैं 3 लेयर से। इनर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन जो कि बना होता है प्रोटीन और लिपिड, केमिकली कॉम्प्लेक्स है। मिडिल लेयर सेल वॉल जो कि बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, केमिकली कॉम्प्लेक्स है। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स जो कि बना होता है ग्लाइकोजन, ये भी केमिकली कॉम्प्लेक्स। तो केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं इसी तरह सेल इन्वलप, सही बात है।
अब इन तीनों लेयर का फंक्शन तो अलग है, लेकिन तीनों का ओवरऑल जो फंक्शन है ना, मतलब सेल इन्वॉल्व का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का है, मतलब प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट कर रहा होता है। ओके, ये ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है? ये सर ये जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को होस्ट इम्यून सिस्टम से, होस्ट इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेल इन्वॉल्व के बारे में पढ़ लिया। अब देख भाई, सेल इन्वॉल्व को हमने दो पार्ट्स में बांटा, किसके बेसिस पे? ग्लाइकोकैलिक्स के कंपोजिशन और थिकनेस के बेसिस पे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज सीट का है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज सीट का बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर, है ना, जिसमें कि मॉइस्चर कंटेन होता है ताकि बैक्टीरिया को ड्राइंग से बचाया जा सके, डेसिकेशन से बचाया जा सके। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कैप्सूल। ओके, ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है भाई, आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग। सर ये ग्राम स्टेनिंग क्या है? तो ये एक प्रोसीजर है जो कि दिया गया था जॉर्ज ग्राम, सॉरी क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसीजर के थ्रू आप क्या करना चाहते हैं सर? तो मैं ना बैक्टीरिया को डिवाइड करूँगा, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटूँगा। किसके बेसिस पे? तो सेल इन्वॉल्व के नेचर के बेसिस पे। किसके हेल्प से? तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर की हेल्प से। कैसे बांटोगे, ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूँगा कि बैक्टीरिया को सबसे पहले स्टेन करूँगा। अगर बैक्टीरिया इस स्टेन को रिटेन कर लिया तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, रिटेन नहीं कर पाया तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और डिटेल से समझ भाई। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करेंगे। ठीक है, स्टेन करने के बाद आयोडीन का लेप लगाएंगे ताकि ये जो स्टेन है और अच्छे से पकड़ बना ले। फिर मैं इसको ये अल्कोहल से वॉश करूँगा। वॉश करने के बाद जो भी बैक्टीरिया इस क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटर्न कर लिया वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो नहीं कर पाया भाई वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। अच्छा, लेकिन पहचानने के लिए हम अब सेफ्रनिन कलर से ऐड करेंगे, सेफ्रनिन कलर से स्टेन करेंगे, है ना। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो इसको स्टेन कर लेगा और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो ऑलरेडी स्टेन किया हुआ ही है। तो पहचानेंगे कैसे कि जो सेफ्रनिन कलर को स्टेन किया हुआ है वो ग्राम पॉजिटिव, और जो जो क्रिस्टल वॉयलेट को स्टेन किया है वो ग्राम पॉजिटिव, और जो सेफ्रनिन को स्टेन किया है वो ग्राम नेगेटिव, है ना। यहाँ पे आपका हुआ प्रोकैरियोटिक सेल खत्म। अब स्टार्ट हो रहा है भाई यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। ओके, टाइमिंग कितना हुआ भाई? 38 मिनट में कंप्लीट कर लिया तूने यार, बहुत बढ़िया यार, 38 मिनट में कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। देखो यहाँ पे आप यूकैरियोटिक सेल में क्या देखते हैं कि सर इसमें ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, इसीलिए इनमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। एक बात और याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल सभी सिमिलर नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स की तरह। इस तरह से प्रोकैरियोट्स सभी सिमिलर होते हैं ना, उस तरह से यूकैरियोटिक सेल सिमिलर नहीं होते हैं भाई। जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को ही ले लो, आपने देखा था पहले डिफरेंसेस दोनों में, है ना। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन ना भाई, यहाँ पे देखो 1950s के बाद ही। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को 1950s के बाद ही, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब एडवांसमेंट हुई थी उसके बाद ही सेल मेम्ब्रेन के माइन्यूट डिटेल्स के बारे में पता चला था, है ना। डिटेल एनालिसिस की गई थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, जो केमिकल स्टडी की गई सेल मेम्ब्रेन की वो मैच्योर्ड मैमल्स के आरबीसी पे किया गया,
इट मीन्स एरिथ्रोसाइट। सर आरबीसी पे ही क्यों किया गया, किसी और सेल पे क्यों नहीं? जैसे कि अगर मैं लीवर सेल पे करता तो लीवर सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी कई सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उनके भी मेम्ब्रेन हैं। तो अगर इसका फ्रेगमेंट किया जाता तो सभी जो मेम्ब्रेन है वो मिक्स्ड हो जाता ना भाई, तो यहाँ पे कंटामिनेशन देखने को मिल जाना। अच्छा, लेकिन यही अगर मैं मैच्योर्ड मेमल्स के आरबीसी की बात करूँ, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अलावा और कोई सेल ऑर्गेनेल्स है ही नहीं कि उनके भी मेम्ब्रेन देखने को मिल जाए। क्या बात कर रहे हो सर, सेल है और उनमें सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, यहाँ तक कि न्यूक्लियस भी नहीं है? नहीं भाई सर, अजीब है सर, घोस्ट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? हाँ, इसीलिए साइंटिस्ट इसे घोस्ट सेल भी कहते हैं। वेरी गुड। तो इनमें सेल मेम्ब्रेन ही रहता है, तो फ्रेगमेंट करने पे हमें केवल सेल मेम्ब्रेन का ही मेम्ब्रेन मिलता है, तो कंटामिनेशन देखने को नहीं मिलता, तो ये इजी होता है स्टडी करना, है ना। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहली कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं, जितने भी मेम्ब्रेन हैं वो सब के सब मेनली लिपिड और प्रोटीन के ही बने होते हैं। मतलब कि सारे मेम्ब्रेन केमिकली सिमिलर होते हैं। हाँ, अलग अलग मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज कंपोजिशन वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आरबीसी की बात करूँ जिनमें कि प्रोटीन्स कितना होता है, आरबीसी में प्रोटीन होता है 52% और लिपिड होता है 40%। माइलिन सीट की बात करूँ तो 70 से 80% लिपिड होता है। तो अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग प्रोटीन्स और लिपिड का परसेंटेज कंपोजिशन हो सकता है ना। यहाँ पे लिपिड को सबसे पहले पकड़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन में हमने लिपिड को देखा, फिर प्रोटीन को भी देखेंगे। लिपिड, तो मेम्ब्रेन में जो सबसे मोस्ट एबंडेंट लिपिड होता है ना वो है फॉस्फोलिपिड। मेम्ब्रेन में मोस्ट एबंडेंट लिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड। ये है उसका ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें जो हेड है वो फॉस्फेट का बना होता है, नाम से ही पता चल रहा था, है ना। ये फॉस्फेट PO4 3- मतलब कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल है भाई, पोलर है ये। और वाटर, ये तो जानते ही हो कि वाटर पोलर ही होता है। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब पोलर पोलर को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जो पोलर हेड है, फॉस्फेट हेड है, ये हाइड्रोफिलिक होगा। हाँ भाई साहब, जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो कोई चार्ज डेवलप होता नहीं है, मतलब कि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर है मतलब कि सर ये हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि जो पोलर हेड है ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और जो नॉन पोलर टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है। एनसीईआरटी में एक बात ये कही गई है कि जो नॉन पोलर टेल है ना, हाइड्रोकार्बन टेल जो है ना, ये सेचुरेटेड होते हैं, लेकिन ये नॉन सेचुरेटेड या फिर अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका अरेंजमेंट कि लिपिड का अरेंजमेंट मेम्ब्रेन में कैसे होता है। तो देखो भाई साहब, सेल के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, पानी ही पानी। तो सेल के आउटर साइड में होता है फॉस्फेट हेड, है ना, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर को अट्रैक्ट करता है भाई, वाटर को पसंद करता है ना, फॉस्फेट हेड। और अंदर की तरफ होते हैं हाइड्रोकार्बन टेल, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। अच्छा, और वो फॉस्फेट हेड हाइड्रोफिलिक होते हैं। मतलब कि मेम्ब्रेन में आपको फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर देखने को मिलेंगे। लिपिड का अरेंजमेंट तो देख लिया, प्रोटीन देख ले भाई। तो एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे मैंने प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। एक पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। ये भी 2 तरह के होते हैं, पार्शियली एम्बेडेड इन लिपिड और एक होता है फुल्ली या टोटली एम्बेडेड इन लिपिड। अच्छा, तो जो टोटली बरीड इन लिपिड होता है ना, इसे ये एक टनल की तरह काम कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको टनल प्रोटीन कहते हैं। ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहेंगे। और ये चीज़ों को कैरी करने में हेल्प कर रहा है तो कैरियर प्रोटीन कहेंगे। इसी की वजह से परमेबिलिटी बढ़ती है
सेल मेम्ब्रेन की, तो इसे परमिएज भी कहेंगे। अच्छा, तो लिपिड और प्रोटीन की बात कर ली। अब इन सब का ये काम कैसे करता है मेम्ब्रेन में, मतलब ये सब अरेंज कैसे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, अब ये देखते हैं। उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने डेवलप की थी 1972, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर के बाद। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके नाम में पहले पकड़ो, फ्लूइड जो कि इंडिकेट कर रहा है किसको, लिपिड को, क्योंकि ये फ्लो करता है, और मोज़ेक जो कि इंडिकेट कर रहा है प्रोटीन को, क्योंकि ये रेंडमली अरेंज होता है लिपिड बाइलेयर में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो लिपिड है ना वो क्वासी फ्लूइड नेचर का है, और जिनमें कि जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग की तरह फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में। ये लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलते हैं, जो कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन को एक साथ जोड़े रखता है। अच्छा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये स्टेरॉल अलग अलग होते हैं। स्टेरॉल एक तरह का लिपिड ही है ना, स्टेरॉइड ही है एक तरह का। अच्छा, जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो इसमें स्टिग्मा स्टेरॉल होता है। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट था ना वो सेल मेम्ब्रेन के एक ही तरफ आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिक बनाता है। ओके, और कुछ, तो यहाँ पे जो लिपिड है, अगर इस लिपिड का लेटरल मूवमेंट हो रहा है, मतलब आजू बाजू का मूवमेंट हो रहा है, तो इसके साथ प्रोटीन का भी लेटरल मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर ये लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर रहा है, तो जो कि बहुत ही रेयर केस देखने को मिलता है ना, तो इसके साथ प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करता है। ओके, पार्शली इम्बेडेड प्रोटीन। अब फंक्शन देख लेते हैं भाई। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। तो सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है कि सर ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी कर सकता है, और सिलेक्टिवली परमेबल की वजह से भी कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कैसे करेगा, तो ये वेसाइकल के फॉर्म में करेगा। अगर इंडोसाइटोसिस होना है तो वेसाइकल के फॉर्म में मटेरियल्स जो कि स्टोर हैं सेल के मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके मटेरियल्स को अंदर भेज देगा। और अगर एक्सोसाइटोसिस होना है तो ये जो सेल है वो मटेरियल्स को सीक्रेट कर देगा वेसाइकल के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, सिलेक्टिवली परमेबल की वजह से भी होता है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट, बिना वेसाइकल का होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और कौन कौन से फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे देखेंगे। सेल डिवीज़न में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल जंक्शंस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से, सिलेक्टिवली परमेबल की वजह से। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि सर ये डिफ्यूज़न ही है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अच्छा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, मतलब कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना, यानी डाउनहिल मूवमेंट होना। तो इसमें किसी भी एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। दो तरह के होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी डिफ्यूज़न, एक हो गया सिंपल डिफ्यूज़न और एक हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न तो इनमें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करना चाहता है तो वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उतनी। और जो वाटर है, भले ही ये नॉन पोलर हो लेकिन इनका भी सिंपल डिफ्यूज़न ही होता है, और वाटर के डिफ्यूज़न को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसमें अगर पोलर मॉलिक्यूल से चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहता है तो उसे फैसिलिटी चाहिए,
है ना, उसे प्रोटीन चाहिए, यानी कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की नीड पड़ती है उसे क्रॉस करने में, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। दूसरी तरफ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, यानी कि अपहिल मूवमेंट होता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं यार, एटीपी है ना, एनर्जी या पंप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि सोडियम पंप और पोटेशियम पंप, ये सब हो गया, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप। हाँ, सेल वॉल जैसा कि एक मैंने पहले बताया था कि ये एक डेड स्ट्रक्चर होते हैं और ये रिजिड होता है। रिजिड होने से सर ये क्या करेगा, क्या इसका फंक्शन होगा, ये सेल के शेप को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, सेल को मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके साथ ये क्या करेगा, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करेगा। ओके, अननेसेसरी मैक्रोमोलिक्यूल्स के एंट्री पे भी रोक लगाएगा। वेरी गुड। अब देखते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल है वो म्यूरिन का बना आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो स्यूडो म्यूरिन का बना होता है। यू बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन का बना होता है ना। और फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। एल्गी का सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोस और पैक्टेंस, मैनन्स और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोल रहा है भाई, सेल्यूलोस, ग्लेक्टेंस, मैनन्स, पैक्टेंस तो नहीं बोला था ना, जो कि गलत है। एल्गी में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोस के बने होते हैं, है ना। मैनन्स, ग्लेक्टेंस और कुछ मिनरल्स होते हैं। तो देखो, सेल्यूलोस, ग्लेक्टेंस, मैनन्स और कुछ मिनरल्स, क्या क्या होगा एल्गी में। एल्गी का सेल वॉल सेल्यूलोस, ग्लेक्टेंस, मैनन्स और कुछ मिनरल्स के बने होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट की बात करूं तो प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और पैक्टिन और कुछ प्रोटीन होते हैं। एनिमल्स में तो भाई सेल वॉल होता ही नहीं है। यहाँ पे ये देखो कि जब सेल यंग होता है तो उनमें प्राइमरी सेल वॉल होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जैसे सेल ग्रो करता है ना, मैच्योर होते हैं तो ये प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाता है, मतलब डिसअपीयर हो जाता है। और इसके अंदर की तरफ, मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरफ एक नया सेल वॉल जर्मिनेट होता है, दैट इज़ सेकेंडरी सेल वॉल, और ये रिजिड होता है। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले मिडिल लैमेला, जो कि दो नेबरिंग प्लांट सेल के बीच में होता है, दोनों को अडेयर करता है, मतलब चिपकाता है। ग्लू की तरह काम कर रहा होता है, इसलिए हम इसको प्लांट ग्लू भी कहते हैं। ठीक है, ओके। 99% केसेस में तो ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, 1% केसेस में ये मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। अच्छा, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा की भी बात कर लेते हैं, जो कि दो नेबरिंग प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, ये जो है ना सेल वॉल और ये मिड लैमेला दोनों को ट्रैवर्स करके निकलता है, दोनों को फाड़ करके निकलता है। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया, 54 मिनट। 1.5 घंटा में लगता हो ही जाएगा भाई। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इतना कुछ आ गया। अच्छा, एक बार और पानी पी लिया जाएगा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो इंडो मीन्स सेल के अंदर की बात हो रही है,
मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और सिस्टम यानी कि वो एक सिस्टम में होते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सेल के अंदर कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कौन से वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, डैट इज़ सबसे पहले हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर हो गया लाइसोसोम, फिर हो गया वैक्यूल। इसके अलावा जो कुछ भी सेल इन ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडीज़, ये सब के सब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं हैं क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं होते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर के बाद ही विजुलाइज किया गया है ना। ये सर रेटिकुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क होता है। टीनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, क्या बोल दिया मैं शुरू में यार, टीनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, है ना। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यू होकर के बना होता है। ये ईआर जो है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के होते हैं, आर एंड एसीआर। आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू एसीआर। आर मतलब होता है, यहाँ पे देखिए भाई सब कुछ तो होगी ना। आर मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस रफ होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम ठहरा प्रोटीन फैक्ट्री, तो आर तो बनाएगा प्रोटीन। एसीआर मीन्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका सरफेस स्मूथ होता है क्योंकि इनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा लिपिड। अच्छा, अगर एनिमल्स में है तो वहाँ पे स्टेरॉइड भी बनाएगा जैसे कि सेक्स हार्मोन हो गया। अच्छा, और ये क्या बनाता है ना, ये ग्लाइकोजन भी बनाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे देखा कि आर प्रोटीन बनाया और एसीआर लिपिड बनाया और इसे वेसाइकल के फॉर्म में सेक्रेट कर देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। वेरी गुड। और कुछ है क्या? हाँ, तो इसने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिफिन कारी में ये देखो भाई कहाँ पे था, हाँ ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो इसने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सेल को दो कंपार्टमेंट में बांट दिया। एक हो गया ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो ईआर के अंदर का कंपार्टमेंट है, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो ईआर के बाहर का कंपार्टमेंट है। ओके, फिर यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अच्छा, इसे देखने के लिए, इसे विजुलाइज करने के लिए सिरामाइड डाई से स्टेन करना पड़ा, तब ये डेंसली स्टेन हो रहा था, है ना। ये भी रेटिकुलर स्ट्रक्चर ही है भाई जो कि साइटोप्लाज्म में फैला होता है नियर द न्यूक्लियस। अच्छा, लेकिन आर थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी या सिंपली गोल्जी भी कह सकते हैं। गोल्जी को सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने देखा था। कैमिलियो गोल्गी ने मतलब ऑब्जर्व किया था 1898 में सिरामाइड डाई से स्टेन करके। फिर से कर देख, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या सिंपली गोल्जी भी कहते हैं, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने ऑब्जर्व किया था 1898 में सिरामाइड डाई से स्टेन करके। तब ये डेंसली, है ना, ये डेंसली स्टेन हो रहा होता है। जब सिरामाइड डाई से स्टेन करोगे तो ये डेंसली स्टेन होगा, है ना। ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं नियर द न्यूक्लियस। आर थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस से। अच्छा, ये गोल्जी कई सारे फ्लैट डिस्क लाइक सेक के बने होते हैं जिसे सिस्टर्ने कहते हैं। अलग अलग सेल में ये सिस्टर्ने वेरी कर सकता है 4 to 8 के बीच में। ये सिस्टर्ने पैरेलली और कॉन्सेंट्रिकली होता है, मतलब कि सर इन सारे सिस्टर्ने का सेंटर सेम ही होता है। ओके, अब इस सिस्टर्ने का नाम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला सिस्टर्ने है जहाँ पे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन्स और लिपिड वेसाइकल के फॉर्म में आ रहा है ना, तो सबसे पहले फेस से ही
सिस फेज से ही वो क्या करेगा, फ्यूज़ करता है, जिसे हम ट्रांस फेज या फिर ये उठा हुआ है कुछ इस तरह से, इसलिए इसको कहेंगे कॉन्वेक्स फेज। और जो सबसे लास्ट वाला फेज है जहाँ से ये बन करके निकलता है प्रोटीन्स और लिपिड, इसे हम कहेंगे ट्रांस फेज। एक सेकंड, गलत बोल दिया भाई, गलत बोल दिया यार तूने। जो सबसे पहला फेज है जहाँ पे कि प्रोटीन्स और लिपिड फ्यूज़ करता है, उसे सीज फेज कहते हैं, या फिर फॉर्मिंग फेज कहेंगे, या फिर उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स फेज कहते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला फेज है जहाँ से कि ये निकलता है बन करके, उस फेज को ट्रांस फेज कहेंगे, या फिर मैच्योरिंग फेज कहेंगे, या फिर इस तरह से कुछ धंसा हुआ है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव फेज कहते हैं। और जो बीच वाला सिस्टरने है उसे मीडियन सिस्टरने कहेंगे। अब इस सिस्टरने का डायमीटर कितना होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। प्लांट्स में इस सिस्टरने को डिप्टियोसोम कहते हैं। ये जो सिस्टरने है ना, ये सब एक डिस्टिंक्ट होते हैं अपने आप में, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इसका फंक्शन भी देख ले भाई। तो सबसे पहला फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पैकेजिंग में हेल्प करना। तो जो ER से प्रोटीन्स और लिपिड्स वेसाइकल के फॉर्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सीज फेज से फ्यूज़ किया, अपना मटेरियल से इसमें सिक्रेट किया, फिर ये धीरे धीरे ट्रांस फेज की तरफ मूव करते जाता है जैसे जैसे इसका पैकेजिंग होते जाता है। पैकेजिंग होने के बाद इसका ग्लाइकोसाइलेशन होता है, मतलब कि सर शुगर ऐड होते हैं। अगर प्रोटीन में ऐड हुआ तो ग्लाइकोसाइलेट, अगर प्रोटीन में ऐड हुआ तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड में ऐड हुआ तो ग्लाइकोलिपिड। ओके, जब ये मैच्योर्ड हो जाता है ना, एक मॉडिफाई हो जाता है, तो इसे ट्रांस फेज के जरिए वेसाइकल के फॉर्म में सिक्रीट कर दिया जाता है इंट्रासेल्यूलर टारगेट की तरफ या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट की तरफ। वेरी गुड। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और फंक्शन है कि सर ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करते हैं। अब यहाँ पे लाइसोसोम ही पढ़ने वाले हैं। लाइसोसोम सर ये वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये। ओके, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। लाइसोसोम नाम से ही पता चल रहा है कि सर ये कुछ तोड़ने फोड़ने वाला काम कर रहा होगा। बिल्कुल, इसके अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लेकिन ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ना, ये एक्टिवेट तभी होगा जब इसके अंदर का नेचर pH, अंदर का जो नेचर है ना वो एसिडिक होगा। अब एसिडिक कैसे होगा, तो देखो जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, प्रोटॉन बन रहा होता है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन बन रहे होते हैं। तो उस हाइड्रोजन आयन को पकड़ पकड़ के अंदर लाइसोसोम में लाना है केवल, बस। तो इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे होते हैं प्रोटॉन पंप, जो कि इस प्रोटॉन को पकड़ पकड़ के अंदर ठुसते जाता है, जिससे कि अंदर का नेचर एसिडिक हो जाता है और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कई तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। कौन कौन से? सबसे पहला जो फेमस है, फेमस क्या है भाई, होता है और क्या, एमाइलेज, यानी कि स्टोर करने, फिर क्या तू बोल रहा है भाई, एमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करने वाला ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। लाइपेज लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला, और प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ओके, और कौन कौन सा है, न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने वाला। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम है वो इंट्रासेलुलर मटेरियल्स हो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स हो, सबको ये डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को हम कहते हैं क्या, सुसाइडल बॉडी। ये प्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब अलग अलग शेप के हो सकते हैं ये, है ना। लाइसोसोम के बाद वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल ये भी वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जो प्लांट्स में सेंट्रल वैक्यूल होते हैं ना, जैसा कि मैंने बताया था कि ये 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। वैक्यूल जो है ना, ये स्टोर हाउस है भाई सेल का। यहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है। अलग अलग तरह के वैक्यूल होते हैं, जैसे कि सैप वैक्यूल की बात करें, ये सैप स्टोर करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, है ना। और सर ये पिगमेंट्स भी स्टोर करेगा। कौन सा पिगमेंट? साइनोफिशियन। अच्छा, ये भाई गलत बोल दिया यार, एंथोसाइनिन। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल है वो यार। यहाँ पे एंथोसाइनिन पिगमेंट्स ये स्टोर करता है। नाम भूल जाओ तो याद रखना, सियान का मतलब क्या होता है? ब्लू। ओके।
और वैक्यूल के मेम्ब्रेन पे भी पंप लगा होता है, प्रोटॉन पंप, है ना, क्योंकि स्टोर करना है भाई हाउस को, मतलब स्टोर करना है क्योंकि ये स्टोर हाउस है। और कई तरह के वैक्यूल होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा पैरामीशियम में देखने को मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करते क्या है, तो जब अमीबा पैरामीशियम में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो ये उस एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर ये बाहर की तरफ मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के इस वाटर को बाहर सिक्रेट कर देता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ना वो वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। दूसरा है फूड वैक्यूल जो कि अमीबा पैरामीशियम में ही पाया जाता है। ये क्या करेगा सर, ये बनता कैसे है फूड वैक्यूल, तो फूड के चारों तरफ अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैला देता है, कवर कर लेता है चारों तरफ से। इस तरह से भाई साहब ये क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। वैक्यूल भी हो ही गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पे इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी देख लेते हैं कि सर इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है। भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है यार पहली बार। जल्दी खत्म कर इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में साइंटिस्ट ये बताते हैं कि कैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बना था। कैसे बना था, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन हुई थी कि ये न्यूक्लियस को मतलब डीएनए को चारों तरफ से कवर कर लिया है। अच्छा, कवर कर लिया है ताकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाए, ताकि हम ये कह सकें कि हाँ भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बन गया है। अच्छा, अब ये जो मेन बैक्टीरिया है ना, इसने क्या किया एक बार कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को निगल लिया। इससे हुआ क्या भाई कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को प्रोटीन मिल गया और बदले में मेन बैक्टीरिया जो है इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से एनर्जी ले लिया, ठीक है। उसी तरह से सर इसने एरोबिक बैक्टीरिया को निगल लिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को निगलेगा भाई, इस पहला लेक्चर में सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, लेकिन बाद में सुधार रहे हो, लेकिन बाउंस कर रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रही ना लेक्चर, बाउंस तो करेगा ही। अच्छा, फिर से देखते हैं इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में साइंटिस्ट क्या बताया था भाई साहब, कैसे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में बना होता है, कैसे बना होता है, कैसे बनता था। अरे क्या तू बोल रहा है यार। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में कैसे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में बदला, ये यहाँ पे देखेंगे। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट है। अच्छा, तो होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन होती है ना कि वो डीएनए को चारों तरफ से कवर कर लेता है ना, जिससे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाए, ताकि हम ये कह सकें कि हाँ इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब ये जो मेन डीएनए है इसने क्या किया एक बार कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को निगल लिया। इससे हुआ क्या कि जो मेन डीएनए है वो इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के हेल्प से फूड बनाना शुरू कर दिया, और बदले में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है मेन डीएनए से मेन बैक्टीरिया से प्रोटीन लेना शुरू कर दिया। दोनों को फ़ायदा हुआ भाई, दोनों साथ साथ रहने लगा। इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक, है ना। और इसने एक बार और इसने क्या किया कि सर एरोबिक बैक्टीरिया को भी निगल लिया। इससे हुआ क्या कि मेन डीएनए को एनर्जी मिल गया इस एरोबिक बैक्टीरिया से, बदले में एरोबिक बैक्टीरिया को प्रोटीन मिला मेन बैक्टीरिया से। दोनों को फ़ायदा हुआ, दोनों साथ साथ रहने लगे। समय बदला, जज्बात बदले। ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है यही बाद में क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या ये हेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये अपना 50% प्रोटीन ही बना पाते हैं, बाकी के प्रोटीन इसे कहाँ से मिलता है, तो ये मेन डीएनए का जो न्यूक्लियस है ना वहाँ से मिलता है। अच्छा सर, कुछ और ही प्रूफ बताओ ना कि क्या बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बना। हाँ भाई, कैसे, तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना वही साइज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में भी 20 राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 20 राइबोसोम। बैक्टीरिया में भी न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि
बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड ओके, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में भी न्यूक्लियोइड कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होती है। और कुछ राइबोसोम्स 20 मैंने बताया था। डिवीज़न बाइंडरी फिजन द्वारा करता है दोनों में, और सर पोरिन्स होते हैं दोनों में। बस सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ता हूँ भाई कि क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह स्मॉल ऑर्गेनेल है ना। स्मॉलेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनेल है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल ऑर्गेनेल है, हाँ। ये स्मॉल ऑर्गेनेल है, इसीलिए इसको हम जानस ग्रीन से स्टेन करके विजुलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ सुनना, ये लिखा हुआ ना, स्मॉल ऑर्गेनेल है इसलिए जानस ग्रीन से स्टेन करके विजुलाइज करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया यह स्मॉल ऑर्गेनेल है, इसीलिए हम इसको जानस ग्रीन से स्टेन करके विजुलाइज करते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, एटीपी बनाने में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसका साइज, शेप, नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले साइज, माइटोकॉन्ड्रिया का जो विथ है वो होता है कितना, 0.22 माइक्रोमीटर। एवरेज हो जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर। जो लेंथ है वो होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, तो एवरेज हो जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर। शेप की बात करें तो इसका जो मोस्ट कॉमन शेप होता है, ऐसे तो ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप होता है ना वो सॉसेज शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ठीक है। नंबर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है सर सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। मतलब कि अगर सेल में काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही मोर नंबर में होगा, है ना। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे ये सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मतलब सेल में अगर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन नंबर होगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख ले भाई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिबल एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग देखने को मिलती है जिसे क्रिस्टे कहते हैं। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्रिस्टे है ना, इस पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है जो कि F0 F1 पार्टिकल्स होता है। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ताकि एटीपी बनाया जा सके। ओके, ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन तो हाँ भाई साहब हो जाएगा। ये क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहेंगे। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है ना, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को दो एक्वस कंपार्टमेंट में बांट दिया। एक हो गया आपका आउटर एक्वस कंपार्टमेंट जो कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का है ना, जिसे हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। और एक हो गया इनर एक्वस कंपार्टमेंट जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला है, जिसे हम मैट्रिक्स कहेंगे भाई, है ना। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, कंपार्टमेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स डेंस होमोजीनस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली होते हैं। और क्या क्या होता है इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में आपको डीएनए देखने को मिलेगा, आरएनए होंगे, है ना, और एमिनो एसिड होगा, प्रोटीन होगा, राइबोसोम होगा, ये सब होंगे। प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड किन में पाया जाता है, सबसे पहले ये देखो, ये प्लांट्स में पाए जाएंगे और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटिस्टा है एक तरह का, है ना। इसका यूग्लिनोइड्स में फेमस एग्जांपल यूग्लिना का आ जाएगा। यूग्लिना जो कि मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब कि प्लांट्स की तरह बिहेव करता है। जब सनलाइट एब्सेंट होता है तो ये स्मॉल ऑर्गेनेल्स को खा जाता है, यानी कि एनिमल्स की तरह बिहेव करता है।
इसीलिए यूग्लिना को प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। प्लास्टिड जो है ना, ये ओवरऑल मैं देखूँ तो ये 4 से 5 गुना बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कंपेयर में। ठीक है, कैसे? तो देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लेना। मैं यहाँ पे केवल लेंथ और विथ देखूँगा यहाँ पे, है ना। तो प्लास्टिड का जो विथ होता है वो कितना होता है, या क्लोरोप्लास्ट जो भी बोलो आप, तो जो विथ होता है वो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। लेंथ कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। वेरी गुड। यहाँ पे प्लास्टिड को देखो तो 3 तरह के होते हैं। किसके बेसिस पे बांटा आपने, तो अलग अलग कलर के अलग अलग पिगमेंट्स को कंटेन करने के बेसिस पे हमने प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में बांटा। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं और थोड़े से मात्रा में कैरोटीनोइड्स पिगमेंट भी होता है। ये दोनों पिगमेंट्स फैट सोल्यूबल पिगमेंट है। वहाँ पे हमने बात किया था ना, वो जो वैक्यूल में होता है, क्या नाम था उसका, एंथोसाइनिन, वो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। यहाँ पे ये दोनों फैट सोल्यूबल पिगमेंट है। ओके, तो इस क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स का जो लीफ वाला पार्ट है ना वो ग्रीन होता है। दूसरा जो है क्रोमोप्लास्ट, नाम से पता चल रहा है, क्रोमो मतलब कलर, है ना। इसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं, डैट इज़ कैरोटीनोइड्स पिगमेंट, जो कि है आपका कैरोटीन, है ना, जेंथोफिल। कौन कौन सा कलर हो सकता है, तो रेड होगा, येलो होगा, पिंक होगा, ऑरेंज हो सकता है ना। तो जो प्लांट्स का फ्लावर या फिर कहें कि फ्लावर या फ्रूट्स, इसका जो कलर है वो किसके वजह से हो पाता है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से, है ना। यहाँ पे प्लास्टिड आपको इंटरचेंज होते हुए भी दिखाई देंगे। आप मिर्चा को ही ले लो, पहले ये ग्रीन रहता है, फिर ये लाल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिड चेंज हुआ था भाई, है ना। यानी कि क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। अच्छा, एक और प्लास्टिड है, डैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। नाम से पता चल रहा है, ल्यूको यानी कि वाइट, कलरलेस, है ना, मतलब इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कितने तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, 3 तरह के। सबसे पहला हो गया एमाइलोप्लास्ट, यानी कि स्टार्च को स्टोर करने वाला। एक होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट, यानी कि प्रोटीन को स्टोर करने वाला। एक होता है इलायोप्लास्ट, यानी कि लिपिड या फिर ऑयल या फैट को स्टोर करने वाला, है ना। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, मुझे मतलब है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से मुझे मतलब यहाँ पे सबसे पहले नंबर देख लेता हूँ। तो क्लेमाइडोमोनस, है ना, जो कि प्लांट्स का ही है, यूनिसेलुलर होता है ये। क्लेमाइडोमोनस में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि कप शेप के होते हैं। ओके, बाकी मेसोफिल, प्लांट्स के मेसोफिल में देखें तो पेरीफेरी पे 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पेरीफेरी पे इसलिए होते हैं ताकि ज़्यादा लाइट को ट्रैप कर पाए। ओके, साइज़ की बात करें तो बात किया ही था मैंने आगे कि 4 से 5 गुना बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कंपेयर में, है ना। शेप की बात करें तो क्लेमाइडोमोनस में कप शेप का होता है, स्पायरोगायरा में स्पायरल शेप के होते हैं, और ये स्टार शेप की भी हो सकते हैं, स्टार। हाँ, जनरल शेप देखा जाए तो ओवल शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप के हो सकते हैं, लेंस शेप के हो सकते हैं, है ना, और डिस्क शेप के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर देख ले भाई यहाँ पे तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है ये, है ना। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिबल एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स, सब में वही है भाई। अच्छा, ओके, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आपको देखने को मिलेगा थाइलाकॉइड, जो कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक जैसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन है, इस थाइलाकॉइड के अंदर का स्पेस क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड ल्यूमेन कहेंगे। तो ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ग्रेना कहते हैं। एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को कनेक्ट करने का काम करता है क्या,
कौन करता है? स्ट्रोमा लेमिला, जो कि कैसा होता है भाई? तो फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब इस थैलाकोइड पे ही प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि लाइट को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होते हैं और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होते हैं। सब कुछ बात कर लिया? हाँ सर। अच्छा, और क्या क्या होते हैं इस स्ट्रोमा में? तो वही डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड, प्रोटीन और राइबोसोम। यहाँ पे एक देख लेता हूँ कि सर जो मेम्ब्रेन है, कौन सा ज़्यादा परमिएबिलिटी, किस मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसकी परमिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन। साइटोस्केलेटन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। साइटोस्केलेटन जो है ये क्या होता है? साइटोस्केलेटन बताओ। अब पता चला कि सर कैसे पढ़ा लेते हैं 12 घंटा, 13 घंटा, 25 घंटा। भाई कैसे पढ़ा लेते हैं यार वो। भाई मेरा 1 घंटा में हालत ख़राब हो गया, 1 घंटा में हालत ख़राब हो गया। खैर मैं खींच लूँगा इसको, 1:45 तक तो हो जाना चाहिए, है ना। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी। देखो साइटोस्केलेटन, सर ये क्या होता है? तो साइटोस्केलेटन जो है ना, ये फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ये फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। ओके, ये 3 तरह के होते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डायमीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का ही, इससे कम होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और सबसे कम होता है माइक्रोफिलामेंट, जिसको एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये जो साइटोस्केलेटन है ना, वो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं बल्कि मैकेनिकल सपोर्ट ही भाई, ये जो है ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और क्या करता है ये? और ये सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करेगा, और ये मोटिलिटी में भी हेल्प करता है ना। एक ऑर्गेनल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा होता है, सेल कैसे जा पा रहा होता है? तो साइटोस्केलेटन की हेल्प से। और एक चीज़ देखता हूँ मैं, सिलिया और फ्लैजिला, है ना, ये भी मोटिलिटी स्ट्रक्चर, ये भी एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ही है ना, सिलिया और फ्लैजिला। अच्छा, तो ये भी एक तरह का साइटोस्केलेटन ही है, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। वही माइक्रोट्यूब्यूल जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है भाई। जब सिलिया और फ्लैजिला की बात चली गई तो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। सिलिया और फ्लैजिला ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बने होते हैं। ये दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। सिलिया स्मॉल होते हैं और ये मोर इन नंबर होता है। फ्लैजिला लार्ज होता है लेकिन ये लेस इन नंबर होता है। सिलिया की अगर मैं बात करूं तो सिलिया जो है ना भाई, ये ओट्स की तरह काम करता है, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में ये मूव कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि ये सेल को मूव करा पाता है या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करा पाता है ना। फ्लैजिला की बात करें तो ये सिंपली मतलब बहुत ही आसानी से सेल को मूव करा पाता है। फ्लैजिला में 3 पार्ट, हमने यहाँ पे भी 3 पार्ट देखेंगे। कौन कौन सा? लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया ये फिलामेंट और हुक और बेसल बॉडी। सिलिया में हुक वाला पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोट्स फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों में डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं और यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों के केमिकली स्ट्रक्चर है ना डिफरेंट है। दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है भाई साहब, है कि नहीं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ स्ट्रक्चर। तो सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखता हूँ। एक्चुअल में मैं यहाँ पे क्या देखने वाला हूँ? फिलामेंट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जो सिलिया और फ्लैजिला का कोर वाला स्ट्रक्चर है ना,
उसको हम एक्सोनिम कहते हैं। तो वही मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, ट्रांसपोर्ट सेक्शन, है ना। तो सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं जो कि डबलेट के फॉर्म में होता है। टोटल 9 डबलेट होता है। ये डबलेट आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू। और सेंटर पे भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेगा जो कि सिंगलेट के फॉर्म में होंगे। टोटल 2 सिंगलेट होता है। ये दोनों सिंगलेट भी आपस में कनेक्ट होता है इंटर सिंगलेट ब्रिज के थ्रू। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल को, सेंटर पे जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कवर होता है किससे, सेंट्रल सीट से कवर होता है। और इस सेंट्रल सीट से प्रत्येक डबलेट को कनेक्ट करने का काम करता है रेडियल स्पोक, ठीक है। टोटल 9 रेडियल स्पोक होंगे और प्रत्येक डबलेट पे डाइनिन आर्म होते हैं जो कि एटीपीएस एक्टिविटी होते हैं। मतलब कि एटीपी को तोड़कर एनर्जी निकालता है ताकि उसी एनर्जी से सिलिया और फ्लैजेला मूव कर पाए। तो मैंने देखा कि सिलिया और फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की बात कर लेता हूँ। सेंट्रियोल जो कि सिलेंड्रिकल होता है और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स हैं। सेंट्रोसोम क्या है, तो 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके पेरी सेंट्रियोलर स्पेस पे मटेरियल्स होना चाहिए जो कि एमरफस होता है, जो कि इरेगुलर शेप में होता है ना, इरेगुलर होता है। ओके, तो इसका मैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई, पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में। टोटल 9 ट्रिपलेट होता है। ये 9 ट्रिपलेट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब आपस में नहीं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं आजू बाजू से। किससे, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के थ्रू। और सेंटर पे आपको प्रोटीनेशियस हब देखने को मिलेगा जो कि प्रत्येक ट्रिपलेट से कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। प्रोक्सिमल पार्ट कौन होता है, पास वाला पार्ट, तो प्रोटीनेशियस हब। डिस्टल पार्ट कौन होता है, दूर वाला पार्ट, तो ये ट्रिपलेट। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो है सेंट्रियोल, इसमें आपको 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल का। और ये इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ट्रांसफर सेक्शन जब मैंने लिया तो सर ये कार्ट बिल लाइक स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है। कार्ट बिल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, ये क्या करता है सर, सेंट्रियोल, तो ये एनिमल सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। कैसे, तो स्पिंडल फाइबर बना करके। वेरी गुड। एक्चुअली में जो वहाँ पे सिलिया फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी देखा था ना, उसका स्ट्रक्चर इसके तरह ही है, मतलब जो कार्ट बिल लाइक का स्ट्रक्चर है ना, इसकी तरह ही है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, हम सब ने क्या देखा था, केवल फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था। यहाँ पे हमने देखा बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर। माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, माइक्रोबॉडीज नाम से पता चला छोटे छोटे से बॉडी होते हैं। अच्छा सर, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ही होता है ना, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोबॉडीज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोबॉडीज। ये करता क्या है, तो इनमें इंजाइमेटिक कंटेंट, मेटाबॉलिक इंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेटाबॉलिक इंजाइम्स होते हैं। सबसे जो फेमस माइक्रोबॉडीज है डैट इज़ पेरोक्सीसोम। इसमें पेरोक्सीडेज इंजाइम होता है ना, क्योंकि ये पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है। क्योंकि पेरोक्साइड जो है ना वो हार्मफुल केमिकल है, ये ब्रेक डाउन करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। एक और माइक्रोबॉडीज है डैट इज़ ओलियोसोम। ये प्लांट्स में होते हैं, कहाँ पे, तो ऑयल रिच सीड में पाए जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। वहाँ पे ये क्या करता है, तो ऑयल को स्टोर करेगा, ओलियोसोम। एक और होता है, इसका नाम है ग्लाइऑक्सिसोम, है ना, क्या नाम है, ग्लाइऑक्सिसोम नाम है। क्या नाम है, ग्लाइऑक्सिसोम नाम है भाई साहब। अच्छा, ग्लाइऑक्सिसोम नाम है, हाँ। ग्लाइऑक्सिसोम क्या करता है, तो ये भी प्लांट में होते हैं, ऑयल रिच सीड में ही पाया जाता है। ये ग्लाइकोसिलेट साइकिल को चलाने में हेल्प करता है, मतलब कि
फैट को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं उसके ज़रिए। माइक्रो बॉडीज़ तो बात कर लिया भाई मैंने, बस न्यूक्लियस बच गया, 10 मिनट का खेला। और न्यूक्लियस जिसे सेल का ब्रेन कहते हैं, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। जनरली तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई सारे ऐसे सेल हैं जिनमें एक भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि मैच्योर मैमल्स के आरबीसी में, और प्लांट्स में जो जाइलम वाला प्लांट्स का जो जाइलम टिश्यू है, जिनमें कि 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ट्रैकिड, वेजल्स और कौन सा? पैरेन्काइमा और फाइबर्स। इनमें से जो 3 सेल है ना, कौन कौन से? ट्रैकिड, वेजल्स और फाइबर्स, ये डेड सेल होते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वेरी गुड। जाइलम की तो बात कर ली मैंने। फ्लोएम में भी 4 तरह के सेल्स देखने को मिलेगा, फ्लोएम टिश्यू में भी। कौन कौन सा? तो कौन कौन सा होता है भाई? ट्रिक क्या था यार, ट्रिक क्या था? ट्रिक ही देखोगे। कौन कौन सा सेल होता है फ्लोएम टिश्यू में? फ्लोएम टिश्यू में कौन कौन सा सेल होता है यार? फ्लोएम टिश्यू में कौन कौन सा सेल होता है भाई? किधर है? क्या आता है यार? फ्लोएम में, अच्छा सीको था ट्रिक। हाँ ठीक है भाई साहब। तो फ्लोएम टिश्यू में भी 4 तरह के सेल होते हैं, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। इनमें फाइबर्स तो डेड सेल होता है, तो इनमें पता चल गया कि सर न्यूक्लियस नहीं होता है। एक और है सिव ट्यूब, ये लिविंग होते हुए भी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो सर इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब इसको रेगुलेट किया जाता है कैसे? तो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, जैसे कि पैरामीशियम 2 न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। एक है आपका फंगस में एक कैटेगरी है फाइकोमाइसिटिस, इनमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेंगे, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेंगे, जिसे हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ये है आपका न्यूक्लियस, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर पोर बनाते हैं। ठीक है, ओके। न्यूक्लियर पोर दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे, जिसका कि डायमीटर होता है कितना? इसका डायमीटर होता है 10 से 50 नैनोमीटर के बीच में। वेरी गुड, 10 से 50 नैनोमीटर के बीच में इसका डायमीटर होता है। हाँ सर, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, जो फ्लूइड है, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें कि क्रोमैटिन होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इनमें न्यूक्लियोलस भी होता है। ये न्यूक्लियोलस स्फेरिकल शेप के होते हैं और ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही कंटिन्यू रहता है। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलस हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस पे डिपेंड करता है। देखो भाई, ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये आरएनए फैक्ट्री है, आरएनए बनाता है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियोलस होगा उतना ज़्यादा आरएनए बनेगा, उतना ही ज़्यादा राइबोसोम बनेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। मतलब कि जिस भी सेल में प्रोटीन की नीड बहुत ही ज़्यादा है, उस सेल में न्यूक्लियोलस मोर इन नंबर होगा, है कि नहीं? सीधी सी बात। हाँ, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सबसे पहले न्यूक्लियर पोर में क्या बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती है, देख लेते हैं। तो जो डीएनए है जो कि न्यूक्लियस में होता है, इस डीएनए से एमआरएनए बनता है, जो कि न्यूक्लियस में ही है। अब ये एमआरएनए बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। कैसे आएगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा। अच्छा, साइटोप्लाज्म में आया तो यहाँ पे राइबोसोम के हेल्प से, अमीनो एसिड के हेल्प से प्रोटीन बना। प्रोटीन की तो बाहर की नीड है, बाहर तो नीड है ही, अंदर भी न्यूक्लियस में भी नीड है। तो ये प्रोटीन अंदर जाता है, कैसे गया? न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही जाता है।
तो मैंने देख लिया कि सर न्यूक्लियर पोर में बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती है। अब यहाँ पे क्रोमैटिन की बात कर लेते हैं। तो जो क्रोमैटिन है ना, फ्लेमिंग भाई साहब ने सबसे पहले इसको देखा था कैसे, तो बेसिक डाई से स्टैंड करके। क्यों? क्योंकि क्रोमैटिन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सर, डीएनए आरएनए, मेन पार्ट तो डीएनए और आरएनए ही होते हैं, है ना। अच्छा, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, एसिड है, तो बेसिक को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए बेसिक डाई से स्टैंड करके इसको देखा गया। इसके अलावा कुछ हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की वजह से इस क्रोमैटिन को हमने न्यूक्लियोप्रोटीन भी कह दिया। वेरी गुड। अब इसी जो क्रोमैटिन है ना, ये कब दिखाई देते हैं, जब सेल इंटरफेज में होता है, मतलब कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, ओके, तब ये जो क्रोमैटिन है ये एलोबरेट होते हैं, एक्सटेंड होते हैं और इंडिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में होते हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम भी वही होता है, बस ये एम फेज में आपको दिखाई देंगे, है ना। जब डीएनए पैक हो जाता है तो उसी को हम क्रोमोसोम कहेंगे। क्रोमोसोम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक तरफ के आर्म को क्रोमैटिड कहेंगे, दूसरी तरफ के आर्म को भी क्रोमैटिड कहेंगे। ये दोनों क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच है, इसलिए इन दोनों क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। इस सेंट्रोमेयर के अराउंड प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। इस सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जो कि सभी क्रोमोसोम में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कई सारे क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होते हैं, जिसके ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, सैटेलाइट जिसको कि कहते हैं, वो होता है। ये मतलब दिखाई नहीं देता है क्योंकि बहुत ही स्मॉल होते हैं ये, है ना, और इसका जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो फिक्स होता है एकदम। अच्छा, तो ये जो सैटेलाइट है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, सभी क्रोमोसोम में दिखाई नहीं देंगे, जैसा कि मैंने बताया। कुछ ही क्रोमोसोम में दिखाई देते हैं, जिस क्रोमोसोम में दिखाई देते हैं उसे हम सैट क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है, सैटेलाइट की वजह से। जैसे कि ह्यूमन चिक सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में, है ना। तो उनमें से 10 क्रोमोसोम जो है, यानी कि 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सैड क्रोमोसोम होता है। अच्छा, 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सैड क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम का ये देख ले भाई, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे आपने क्रोमोसोम को कितने बांटा, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर सेंटर पे है सेंट्रोमेयर तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, स्लाइटली अवे है सेंटर से तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अगर टर्मिनल पॉइंट के निकट है, नियर द टर्मिनल पॉइंट है, तो एग्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एकदम टर्मिनल पॉइंट पे ही है तो डिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, है ना। वही बाद में जा कर के भाई सब अलग अलग शेप का बन जाता है, तो शेप के बेसिस पे हमने बांट दिया क्रोमोसोम कि भाई सभी शेप का है, तो इस शेप का कौन क्रोमोसोम बनता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ही बनता है ना। एल शेप का कौन सा क्रोमोसोम बनता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और ये जे शेप का क्रोमोसोम कौन सा बनता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और आई शेप का टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे हो गया कहानी ख़त्म।